ठीक है, क्या होता है ये इंडिविजुअल सीरीज। इसको हम क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर किसी तरह की ग्रुपिंग करके फ्रीक्वेंसी में इसे नहीं लिया गया। बात क्लियर है। जो दूसरी सीरीज है वो कौन सी आपकी, वो है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं, क्योंकि इसे ग्रुपिंग करके फ्रीक्वेंसी में दिखा देते हैं। जैसे 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, तो हम सारे 4 को एक साथ लिख देते हैं। जैसे 4 अगर मान लो 10 टाइम्स आ रहा है तो 4 को लिख के बगल में 10 लिख देते हैं, यानी कि सारे 4 एक साथ ही कर दिए कंबाइन हमने। तो इस तरह ग्रुपिंग कर दी जाती है फ्रीक्वेंसी में। तो ग्रुप्ड डाटा कहते हैं इसे। ठीक है। तीसरा है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज इसे क्या बोलते हैं हम, ग्रुप्ड डाटा, क्योंकि यहां भी हमें क्लास वाइज ग्रुपिंग करके डाटा दिया होता है, या हम ग्रुपिंग करते हैं क्लास वाइज, क्लास बना लेते हैं इसमें और फ्रीक्वेंसी इसमें भी लेते हैं। ठीक है ना, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, ग्रुप्ड डाटा। तो ये 3 तरह की सीरीज मिलती हैं। तीनों कैसी होती है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यहां दिखाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला यानी कि इंडिविजुअल सीरीज की। ये कैसा होता है, एग्जांपल के लिए यहां पर देखो, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10, यानी कि 10 विद्यार्थियों के अंक 10 में से दिए गए हैं, यानी कि 10 नंबर का एक टेस्ट होता है और स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो 10 बच्चों के मार्क्स आपको दिए गए हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो यहां पर आपकी xi की सीरीज इस तरह बन सकती है। आप इसे x1 बोलेंगे, इसे x2 बोलेंगे, इसे x3 बोलेंगे, ये x4 है। कितना हो गया, अच्छा 6 2 बार हो गया। ठीक है, तो इसे इस तरीके से दिखाते हैं डाटा को। बात समझ में आ गई, सिंपल है। ये सब एक एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं यहाँ पर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं, देखो डिस्क्रीट सीरीज कुछ इस तरह की सीरीज है। ये इंडिविजुअल सीरीज है, इससे कंफ्यूज मत होना कि ये डिस्क्रीट है। ये इंडिविजुअल सीरीज है, लेकिन हम जनरली डाटा को इस तरीके से रीड नहीं कर पाते। जब डाटा बहुत बड़ा हो तो हमारे लिए रीड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 100 स्टूडेंट के मार्क्स हैं ये, और 10 में से टेस्ट हुआ था। अब 10 में से टेस्ट हुआ था तो पहले स्टूडेंट के 8, फिर 9, 9, 7, ये मार्क्स लिखे हुए हैं इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट के। तो इसे डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इसे डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितने भी मार्क्स आ सकते हैं वो सबकी लिस्ट बनानी होती है। 0 से लेकर 10 तक हमने लिस्ट बना दिया। यहाँ पे यही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मार्क्स 0 होंगे, या 10 होगा, या 1, 2, 3 इसके बीच में कहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, 0 कितने स्टूडेंट्स के वो यहां पर मार्क कर लेते हो, 1 कितने स्टूडेंट्स के, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये पूरा काउंट नहीं हुआ, ये एक एग्जांपल आपके समझने के लिए। आप अगर ध्यान से देखो तो हाँ उतनी बार। ठीक है, इसे काउंट करके लिखते चले जाते हैं। इसे यहाँ पे कट भी लगाते हैं, वो कट भी नहीं लगा हुआ, वो सब आप लगा लेना, आप जानते हो इसके बारे में पहले से। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए बना हुआ है, यहाँ पे एक सैंपल की तरह, ये समझ लेना। ठीक है, ये जरूरी नहीं है इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन को ये दिखाता हो। बात समझ में आ रही है, जरूरी नहीं है सब पे लगे, ये हो सकता 4 ही हो सकता है ये 4 ही हो। ठीक है ना, 5 होने पे वो कट लगता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह बनाने के बाद जब हम इनकी फ्रीक्वेंसी को यहां पर लिख देते हैं तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिखता है, लेकिन उसकी मीनिंग यही होती है, ध्यान रखना। यानी कि उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर गिनोगे तो यहां पर ये 11 नहीं होंगे। आप देखोगे यहां पे 11 है ऑब्जर्वेशन, लेकिन एक्चुअल में 11 नहीं है, ये कितने हैं, 100 है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थे। ठीक है, और यहां पर ये आप देखोगे 10 बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं, तो हम n यहां पर कह सकते हैं 10। क्या कह सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर मैं n की बात करूं तो यहां पर n आपका क्या होगा, सिग्मा f, जो कि 100 है। सिग्मा f मतलब जो f होगा, इनको जोड़ने के बाद जो लास्ट में आएगा वो आपका क्या होगा, सिग्मा f। क्योंकि आप f वाली सीरीज को जोड़ रहे हो तो सिग्मा f के साथ लगाओगे। सिग्मा का मतलब है सम किसी भी सीरीज का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो असली n ये होगा, ये मत कहना कि सर नंबर्स तो इतने ही है, 11 है, तो आप वहां पर ये 100 क्यों ले रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में 100 है। और मैं इसको जोड़ना भी चाहूं तो आप ऐसे सिग्मा एक्स नहीं जोड़ोगे, क्योंकि इनको जोड़ने से आप क्या कर रहे हो, 0 एक बार जोड़ रहे हो, 1 एक बार जोड़ रहे हो, 2 एक बार जोड़ रहे हो।
ऐसे ये सभी नंबर एक एक बार जोड़ रहे हो आप। लेकिन यहां पर क्या 0 एक ही बार है, क्या 1 एक ही बार है, क्या 2 एक ही बार है, यानी कि डाटा जोड़ने में आप गलती कर रहे हो। देखो जैसे एग्जांपल के लिए बात करूं 10 मान लेते हैं, मुझे नहीं पता कितनी बार है, 1 2 3 4 बार हो सकता है 10 हो, 4 ही बार है या नहीं, वो भी नहीं है, 4 बार, ठीक है। तो मान लो 10 4 बार है, तो अगर मैं इसके सभी डाटा को जोड़ूं तो 10 को 4 बार जोड़ूंगा ना, 40 होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 10 को एक ही बार जोड़ोगे तो 10 रहेगा, लेकिन हमें चाहिए 40। तो 40 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस 10 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर रियल में आप पूरे डाटा को जोड़ना चाहते हो तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई, 9 को उससे मल्टीप्लाई करो जितनी बार 9 यहाँ पे आ रहा है, 8 को उससे मल्टीप्लाई करो जितनी बार 8 यहाँ पे आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो रियल कैलकुलेशन इसकी होगी कि f को x से मल्टीप्लाई करके तब प्लस करोगे अगर पूरे डाटा का सम चाहिए हमें। अगर हमें इस पूरी सीरीज का सम चाहिए तो f को x से मल्टीप्लाई करके हमें सम करना चाहिए, ना कि सीधा x को। आंसर ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बता रहा हूं अगर डाटा का सम आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो रहने दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर मार्क्स भी 100 हो तो। अब यहां गड़बड़ क्या है कि 100 मार्क्स है और 100 स्टूडेंट है, तो हमने यहां पर क्या किया था, देखो 10 में से ही मार्क्स थे और स्टूडेंट 100 हुए थे खाली, तो हमने 10 तक मार्क्स लिख दिया यहाँ पे। लेकिन अब मार्क्स भी 100 हो गए, यानी कि किसी का 0 हो, किसी के 1 हो, किसी के 2 हो, ऐसा करके 100 तक मार्क्स, तो 100 की लिस्ट तो यहां बना नहीं पाओगे। तो हमने फिर इसको भी कंबाइन कर दिया। अभी क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी साथ में बनाई, लेकिन अब हम इसको भी कंबाइन करके क्या कर देंगे, क्लास बना देंगे। यानी कि 0 से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, फ्रीक्वेंसी भी आ गई और क्लास भी बना दिया। क्योंकि अब हम 100 मार्क्स तक की सीरीज यहाँ पे नहीं बना सकते, 0 से लेकर 100 तक के मार्क्स हम नहीं लिख सकते, लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी और हमें डाटा को समराइज करके छोटा करके लिखना है। अगर टेबुलर फॉर्म में हमें दिखाना है सही से, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल का यूज समझ गए क्या होता है? क्लास इंटरवल का मतलब बस इतना है कि 0 से 10 के बीच में, जैसे एग्जांपल के लिए मैं 45 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान देना 45 कहां पर आएगा, अगर मैं टैली मार्क बनाऊं तो 45 कहां पर आएगा, यहां पर। 85 कहां पर आएगा, यहां पर। 95 कहां पर आएगा, यहां पर। 87 60 60 यहां नहीं आएगा, 60 यहां आएगा, शुरुआत वाले में आता है, ध्यान रखना, एंड वाले में नहीं, ठीक है ना। तो 60 हो गया। 80 80 कहां पर आएगा, यहां। 55 आपका यहां पर आएगा। 25 आपका आ गया इधर। 36 आपका आ गया इधर। 82 कहां आएगा, यहां पे। 63 आपका आ जाएगा। 47 यहां, 82 यहां। इस तरीके से डाटा को बनाओगे आप। 82 तक मैंने काउंट कर लिया है, कौन से 82, इसी 82 तक या इस वाले 47, हाँ इस वाले, यहां तक मैंने काउंट कर लिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से काउंट करना मुझे लगता है ज्यादा ठीक है, इसीलिए हम ये क्लास मार्क लगाते हैं। अगर आप ऐसे करोगे कि 0 से 10 के बीच में कौन कौन से है, तो कम से कम 50 बार इस डाटा पे घूमोगे, टाइम खराब करोगे। और स्टैट्स का मतलब टाइम खराब करना नहीं, टाइम बचाना होता है। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो भी आपको पता हो तरीका इसका क्लास इंटरवल बनाने का, वो नहीं है। तरीका यही है कि आप क्या करें, आप सीधे सीधे गिनते जाओ और मार्क लगाते जाए, नहीं तो मार्क का यूज क्या रह जाएगा। क्लास मार्क लगाते हैं इसलिए कि कोई गलती ना हो हमसे, भूल ना जाए कि इसके कितने होते हैं, उसके कितने होते हैं। 10 मार्क लगा दो, टेंशन मत लो। जैसे 96 आया तो और आगे बढ़ो, 96 यहाँ पे आएगा। 45 आया, 45 यहाँ पे आ गया। और मान लो इसके बाद आपको डाटा बहुत बड़ा है, आपको चाय पीनी हो, आप चाय पीने चले गए, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भूलने वाले डाटा को, वापस आओगे आपको वहीं मिलेगा, वापस शुरू कर दो। मेरी बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो सीरीज समझ में आ गई। सीरीज के बाद बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। किसकी? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। मुझे लगता है एक पेज और आना चाहिए था, वो आया नहीं। चलो मैं खुद लिख देता हूं यहाँ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बात करूं ग्राफिकल ऑफ डाटा, डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफीय प्रस्तुतिकरण आप कह सकते हो, आंकड़ों का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? अभी आपने देखा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, डाटा का कौन सा प्रेजेंटेशन देखा आपने? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखा। और किसके साथ देखा आपने? सीरीज को समझते हुए देखा। तो उन्हीं सीरीज के लिए अभी हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम क्या करते हैं। किसके लिए? डाटा आपके दिमाग में होना चाहिए, ये रहा डाटा, इस तरह का डाटा है, तो इसके लिए कौन सा ग्राफ ज्यादा ठीक रहेगा, आप बता सकते हैं?
ग्राफ, ग्राफ, ये ग्राफ नहीं है, ये टेबल है। तो टेबलर, ये सारणीबद्ध किया है हमने, अभी हमें ग्राफिक प्रस्तुतिकरण करना है इसका। तो देखो, सबसे पहला जो ग्राफ है वो तो हम बना सकते हैं बार ग्राफ, है ना। बहुत बेसिक सा जो ग्राफ है इंडिविजुअल सीरीज में, एक तो हम बना सकते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसा होता है? बार ग्राफ आपका कैसा होता है, आपने पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज है तो बार ग्राफ यहाँ पे एक सूटेबल तरीका है दिखाने का। अब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे अलग अलग बच्चों के मार्क्स, जैसे यहाँ नाम लिख सकते हैं, अमन, सोनू, रमन, जो भी है यहाँ पे नाम, इस तरीके से सभी नाम को लिख के हम दिखा सकते हैं उनके मार्क्स कहाँ तक आए, और जो मार्क्स आए वो कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम 10 तक जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सबके मार्क्स दिखा सकते हो। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो मुझे लगता है ये तरीका बिल्कुल ठीक है कि बार ग्राफ से हम उसे दिखा दें। पिक्टोग्राफ में भी हम इंडिविजुअल सीरीज को दिखाते हैं, लेकिन किस तरह का ग्राफ होता है दिखा देता हूं मैं आपको। पिक्टोग्राफ क्या होता है? मान लो हमें कार की सेल बतानी है, कार की सेल 2000, ये कह लो कि 1 में कितनी रही, 2 में कितनी रही, 3 में कितनी रही, 4 में कितनी रही, इस तरीके से अगर आपको बताना है तो ये भी इंडिविजुअल सीरीज। 2001 का अलग है, 2002 का अलग है, 2003 का अलग है, कार की सेल्स है, कार की सेल्स हमें यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखानी है। तो मान लो कार की सेल्स हमें 1000 में दिखानी है, तो 2000, 3000, 4000 कैसे दिखाएंगे? या मान लो लाख में है, लाख में भी कई बार सेल्स हमारी होती है, तो लाख में अगर आपकी कार की सेल्स है तो कैसे दिखाओगे? मान लो एक कार बना दी है जो 1 लाख को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 कार का मतलब 2 लाख होगा, 3 कार का मतलब 3 लाख होगा, 4 कार का मतलब 4 लाख, 4.5 कार का मतलब 4.5 लाख, कई बार 0.5 में भी ऐसे फिगर बन सकती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मान लो ये 2001 के लिए डाटा है और यहाँ पे कार मैंने बना दिया, ये देखो, ठीक है, और फिर उसके बाद एक और बना दिया, इस तरीके से। और इसको क्या करना होता है, साइड में हमें बना के दिखाना होता है कि इसका मतलब क्या है। चाहे ग्राफ कुछ भी, चाहे आप देख के समझ जाओ इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी आपको समझाना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एक, मान लो 1000 में दिखाते हो तो 1000 या 1000, ठीक है ना, राइट साइड में दिखा दो, इसका मतलब 1000, यानी कि 2500 कार 2001 में बिकी। समझ में आया? तो इस तरीके का पिक्टोग्राफ होता है। ऐसे ही 2002 का अलग बना रहे हो तो है तो ये इंडिविजुअल सीरीज में ही, ठीक है ना। 2002 में कितनी कार सेल हुई, वहां भी ऐसे ही कार का हम क्या करेंगे, पिक्चर बना के बता देंगे इस तरीके से। 2002 में मान लो सिर्फ 1000 कार सेल हुई। कोई डाउट इसमें? तो पिक्टोग्राफ भी एक तरीका है इंडिविजुअल सीरीज को दिखाने का। इंडिविजुअल सीरीज को दिखाने का एक और जो तरीका है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है और ये किस तरह के डाटा पे ज्यादा सूट करता है? ठीक है, देखो, पाई चार्ट जनरली डाटा कुछ इस तरह, मान लो आपके घर के खर्चे दिए हुए हैं, आपके घर के खर्चे दिए हुए हैं कि आप किस किस चीज पे कितना कितना खर्च करते हो, तो पाई चार्ट से आप समझ सकते हो किस पे ज्यादा खर्च होता है। मान लो आप खर्च करते हो एजुकेशन पे, आप खर्च करते हो फूड पे, आप खर्च करते हो एंटरटेनमेंट पे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा आप क्लॉथ्स, उसके बाद आपकी सेविंग, सेविंग पे कितना ले जाते हो, बचा रखते हो कितना हो, फिर मिसलेनियस जो छोटे मोटे खर्चे हैं। इस तरीके से जब खर्चा आपका दिया हो, जब इस तरीके से खर्चा आपका दिया हो, और यहाँ पे एजुकेशन पे मान लो आप खर्च करते हो महीने का 7000, फूड पे आप खर्च करते हो मान लो 15000, एंटरटेनमेंट पे खर्च करते हो 8000, 8000 हालांकि ज्यादा है, थोड़ा कम कर लेते हैं, 3000 कर लेते हैं, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? फिर ट्रांसपोर्ट पे कर लेते हैं 2000, क्लॉथ्स पे कर लेते हैं 3000, ठीक है, और सेविंग मान लो हर महीने की 5000 है और मिसलेनियस भी 5000 है। तो ओवरऑल आप यहां खर्चा जोड़ लो, कितना हुआ? 40,000। तो ऐसे डाटा को जब हमें दिखाना होता है तो इस तरह के डाटा के लिए हमारे पास पाई चार्ट एक बढ़िया ऑप्शन होता है। पाई चार्ट पे डाटा को कैसे दिखाते हैं? एक वृत्त यानी कि एक सर्कल इस तरह बना लेते हैं हम, सेंटर से एक रेडियस बना लेते हैं। पहला रेडियस बना लो बिना सोचे, कोई दिक्कत तो नहीं। पहला रेडियस बिना सोचे आपने बना लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे एक एक करके आपने टोटल देखा कितना आया? 40,000। लेकिन आपको इस टोटल को 40,000 के टोटल को 360 में कन्वर्ट करना है। आपने अगर 360 में कन्वर्ट कर दिया तो आप इस ग्राफ पे दिखा पाएंगे, क्योंकि ये 360 डिग्री टोटल होता है। यहाँ पे 40,000 है लेकिन वहां सिर्फ 360 डिग्री है, तो ये तो वहां एडजस्ट नहीं होगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा 40,000 को। तो जब 40 को कन्वर्ट करेंगे तो आप इन सबको कन्वर्ट करेंगे। 40 को 360 से में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 40,000 को, ध्यान से सुनना, 40,000 को 360 में कन्वर्ट करने के लिए 40,000 से डिवाइड और 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या 40,000 ये जो फिगर है इसको 360 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? 40,000 से डिवाइड, 360 से मल्टीप्लाई। तो इस पूरे डाटा को हम क्या करेंगे? 40,000 से डिवाइड, क्योंकि पूरा डाटा ही कन्वर्ट करना है, 40,000 से डिवाइड और 360 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? तो देखो, ये हमेशा देखा करो जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उसमें आपको क्या प्रोसेस करना पड़ रहा है, तो सबके साथ उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये मत करना 7,000 को 7,000 से डिवाइड करना, 7,000 को 360 में कन्वर्ट नहीं करना, 7,000 को इसके 40,000 के पार्ट के रूप में ले जाना है, तो 40 से ही डिवाइड होगा, टोटल 40 के हिसाब से। दूसरी बात, एक बेसिक सा फार्मूला जो मैंने आपको बताया हुआ है कि डाटा जिसमें से दिया हो, जिस टोटल से दिया उस टोटल से डिवाइड करो, जिस टोटल से चाहिए उस टोटल से मल्टीप्लाई कर लो, जो कि हर जगह काम करेगा। यही नहीं, मैंने दिखाया था कई जगह काम कर रहा था, बहुत से एग्जांपल्स भी दिए थे। बस ये अभी के लिए इतना याद रखना, आगे और एग्जांपल आएंगे तो 2-3 एग्जांपल और हो जाएगा, तो आप इसका मतलब भी समझ पाओगे, इसका यूज भी बेहतर कर पाओगे। तो देखो 7,000 का आपको एंगल निकालना है, तो 7,000 बट्टे यानी कि डिवाइड बाय 40,000 और इनटू में 360, तो ये 360 के टोटल में कन्वर्ट हो जाएगा, 40,000 के टोटल से हटके शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखो इसका एंगल कितना बनता है, 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 यहां भी खत्म, फिर यहाँ पे 1 0 से ये 0 खत्म, उसके बाद 4 से ये 9 हो गया, 9 7 63, तो 63 डिग्री का एंगल यहां मेजर करोगे और मार्क कर दोगे। 63 डिग्री का एंगल लगभग इतना होगा, तो ये 63 का बन गया। और ये कौन सा पार्ट है? एजुकेशन, ई से डिनोट कर देता हूं, एजुकेशन ई। इस तरीका का, वहां जगह कम हो तो ऐसे डिनोट करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसी फूड का आपने बना लिया, ऐसे ही आपने एंटरटेनमेंट का बना लिया, ट्रांसपोर्ट का बना लिया, क्लॉथ का बना लिया, इसी तरह सबके सब आप दिखा दोगे और सबके सब यहां एडजस्ट हो जाएंगे, कुछ कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सबको 360 में कन्वर्ट करके लेके चल रहे हो, यानी कि फाइनली जो इसका टोटल है वो 360 ही आएगा। बात क्लियर है? अच्छा एक बात और, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते समय जब पाई चार्ट की बात आएगी तो पाई चार्ट के बारे में एक बात और बता दूं मैं। अगर इन दोनों का आपको पाई चार्ट बनाना है तो ध्यान रखना, पाई चार्ट का जो रेडियस है दोनों का सेम कभी नहीं होगा। सेम क्यों नहीं होगा? आप इसके डाटा को एक पाई चार्ट पे दिखाओगे, ठीक है, अगर उसी साइज के पाई चार्ट पे दूसरे डाटा को दिखाओगे तो दूर से देख के कैसे पता चलेगा कि कौन सा डाटा ज्यादा अमीर फैमिली का है, यानी कि कौन से में बजट ज्यादा है, ये नहीं पता चलेगा। तो आपको चाहिए कि बजट भी इसी में दिख जाए और परसेंटेज भी दिख जाए। आपको दिखा, मान लो यहां पे एंगल आपने निकाला, एंगल आया 63, कितना आया? 63, ई एजुकेशन का, और फैमिली ए, यही था, ठीक है ना? ई, बात समझ में आ रही है? और मान लो इसमें जो 10,000 है, अगर टोटल में देखूं एंगल यहां पे मान लो 60 आ गया, तो इसका मतलब ये फैमिली कम खर्च कर रही है, लेकिन यहां तो ये ज्यादा है। और देखते हैं आएगा कितना, 10/60, 6 होता 60 ही आ रहा है एग्जैक्टली। यहां पे देखोगे, अगर मैं बात करूं तो यहां एंगल कितना आ गया? एग्जांपल मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको या नहीं आ रहा? तो आपको क्या ग्राफ देख के क्या आपको खाली ग्राफ देख के पता चलेगा कौन सी फैमिली ज्यादा खर्च कर रही है? नहीं, क्योंकि रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है, ग्राफ देख के नहीं पता चलेगा। लेकिन कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि ग्राफ को हम स्पेशल इस तरीके से दिखाएं कि हमें पता चल जाए कि यहां पे ये 60 डिग्री होके भी ज्यादा है, वो 63 होके भी कम है। क्या ऐसा कोई तरीका है?
ऊपर वाले का रेडियस बढ़ा के, ऊपर वाले का बढ़ा दें रेडियस या नीचे वाले का? दोनों में अगर 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 85 मुझे लगता है कि ये वाला ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 7,000 ये 10,000 को दिखाता है, ये 7,000 को दिखाता है। तो मैं कुछ ऐसा करूँ, एक ही में नहीं, अलग अलग ही दिखाना है, अलग अलग बनता है पाई चार्ट। एक फैमिली का मिक्स कैसे करेंगे, मिक्स करना अलग बात है। मैं कह रहा हूं कि मुझे ग्राफ देख के पता चले कौन सी फैमिली का खर्चा ज्यादा है। हो सकता है इसका ही ज्यादा होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये फैमिली कम खर्च कर रही है इस पे और ये ज्यादा खर्च कर रही है, जो कि एक मिस रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ मेन पर्पस तो हमारा रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ डाटा देख के पता चल जाए, ये ग्राफ देख के पता चल जाए कि ये ठीक है 60 डिग्री है ओवरऑल, अपने खर्चे के कंपेरिजन में तो ये कम कर रहा है रेशियो वाइज, लेकिन दूसरी फैमिली कंपेरिजन में इसका खर्चा ज्यादा है। ये कैसे पता चले? तो दूसरी फैमिली के, सुनो, यहां तो डिग्री से मतलब डिग्री तो 360 ही रहेगी, चाहे सर्कल कितना भी बड़ा बना दो। तो ठीक है, वैसे तो हम 360 में से दिखा रहे हैं, एंगल 60 आएगा, लेकिन सर्कल बड़ा तो हो सकता है, और बड़ा होके अगर इसका एरिया इससे कम हुआ तो कम खर्चा, इसका एरिया ज्यादा हो तो इसका ज्यादा खर्चा, सिंपल सी बात है। यानी कि बाकी काम हम एरिया से कर सकते हैं कि एरिया इस सेक्टर का एरिया ज्यादा हो, इस सेक्टर का एरिया क्या हो, कम हो। वो कैसे हो सकता है? वो रेडियस से हो सकता है कि इसका रेडियस बढ़ा दें, और किस रेशियो में बढ़ाएं? उसी रेशियो में, ताकि एरिया भी उसी रेशियो में बढ़े, उसी रेशियो में रेडियस बढ़ाएं जिस रेशियो में, ध्यान देना, एरिया, सॉरी, उसी रेशियो में एरिया बढ़ाएं, ताकि ये 40 और 60 का रेशियो बन रहा है, तो 40-60 का रेशियो रहे एरिया में, रेडियस में नहीं। तो उसके हिसाब से रेडियस का क्या रेशियो होगा, कई बार क्वेश्चन इस पे बनता है, वो भी आप निकाल सकते हो। यानी कि इसका एरिया अगर मैं कहूं, अगर मैं इसको A1 कह दूं एरिया को और इसको A2 कह दूं, तो ध्यान रखना जो A1 A2 का एरिया होना चाहिए, A1 A2 का जो एरिया होना चाहिए, ध्यान से समझना, वो होना चाहिए आपका 40,000 60,000 एरिया, ताकि एरिया वाइज हम पहचान सके किसमें 2 3। बात समझ में आई? यानी कि इन दोनों का एरिया 2-3 के रेशियो होना चाहिए। इसका एरिया 2 है तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसका एरिया 2 है तो इसका 3, तो अपने आप ये बड़ा दिखेगा एरिया, और उसके हिसाब से अब रेशियो, रेडियस का रेशियो क्या होना चाहिए। अगर मैं रेडियस के रेशियो की बात करूं तो ध्यान देना, मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूं। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो R1 R2 क्या हो जाएगा दोनों के लिए, आप जानते हो एरिया का स्क्वायर रूट 2/3। अगर आपने 9-10 में पढ़ा हो तो, अगर आपको ये टोटल डाटा दिया है और आपसे पूछे कि इन दोनों का रेडियस किस रेशियो में होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि एरिया का रेशियो ऐसा होना चाहिए, तो रेडियस का रेशियो ये होगा। दैट इज योर आंसर। कोई डाउट? इस क्वेश्चन में कंफ्यूज तो नहीं हो गया? अगर आ गया तो कोई परेशानी हो तो बताओ। बिट्टू बिट्टू भी कह रहा होगा कभी कुछ पढ़ा देते हैं कभी कुछ पढ़ा देते हैं अच्छा वो मैं बैठ गया आके, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं कई बार। चलो, तो बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। यहां तक बात खत्म हो गई, अच्छे से समझ में आया? कौन सा एंगल बताओ? ये तो आप डी से बनाओगे ना, डी से एंगल नाप लेना, कौन सा 60 है कौन सा, कुछ तो फर्क होगा ही, है ना। अब इसमें मैं कैसे फर्क दिखाऊं, मैं तो हाथ से बना रहा हूं, कहो तो डी से बना देता हूं। यहां से नाप के देख लो कितना होगा। अब मुझे तो पता नहीं, मैंने रख दिया डी, ऐसे डी रखो, नाप के देख लेना। एक 63 और आप यहां से दिख रहा है, आपको एक जैसे लगे ना लगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर यहाँ एक को 63 एक को 60 बनाओगे तो अलग अलग होंगे, चाहे आपको लगे या ना लगे। बात समझ में आ गई? तो आप नाप के बनाओ आराम से, क्या दिक्कत है। मैंने स्केल और डी रख दिया यूज। हाँ बोलो। बनाना पड़ेगा मतलब कहा जाएगा तो बनाना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना बता रहा हूं मैं अभी, डाटा को एनालाइज करना सीख लो कि डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आपने देखा इंडिविजुअल डाटा को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, तो आप बताओ इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है। इसको कैसे कैसे दिखा सकते हैं। इसको भी सिंपल बार ग्राफ से तो दिखा ही सकते हैं, सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है भाई अलग अलग, वहां इंडिविजुअल डाटा था, यहाँ फ्रीक्वेंसी है। कहने का मतलब इंडिविजुअली डाटा को अगर दिया हो, यहाँ पे देखो डाटा तो इंडिविजुअली दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर इसे हमने जो नाम दिया था वो दिया था डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज लिख देता हूं मैं साथ में, ठीक है। आपका जो डिस्क्रीट सीरीज था जिसमें फ्रीक्वेंसी थी,
उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे मान लो 2011 में किसी की सेल हुई, ये जो डाटा है इसमें फ्रीक्वेंसी भी है कि कितनी बार कितना सेल हुआ, उसे फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। और डाटा इंडिविजुअल क्यों कह रहे हैं वहां पे, क्योंकि 2011, 2012, 2013 का ऐसे अलग अलग दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने बच्चों के मार्क्स की बात की थी, बच्चों के जो मार्क्स थे, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, ये इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो इसको पहला तो यही है कि यहां पे हम फ्रीक्वेंसी दिखा दें। यहां पे हम क्या दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी, कौन कितनी बार आ रहा है। और यहां पे अगर दिखाते हैं हम मार्क्स, तो हम क्या करेंगे इसमें 0, 1, 2, 3, 4, एक तो ऐसे हो रहा है ना, तो 0 तो यहां पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं लग रहा। एक काम करो, 0, 1, 2 ग्राफ पे ऐसे दिखाओ, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन यहां पे जो मार्क है ये 0 नहीं होता, ये 1 नहीं होता, आप जानते हो। तो 0 बताने के लिए आप ऐसे बनाओ, देखो इस तरह डाटा बनाओ, जैसे 0 कितने बच्चों के थे, फिर 1 कितने बच्चों के हैं अलग अलग, फिर 2 कितने बच्चों के हैं, 3 कितने बच्चों के हैं, इस तरह का डाटा बन सकता है वहां पे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में देखो एक बात और ध्यान रखना कि मान लो सेल ही आप दिखा रहे हो 2011 की, इस तरह 2012 की, 2013 की, तो यहां भी फ्रीक्वेंसी आ जाती है कि कितनी सेल हुई, सेल की फ्रीक्वेंसी क्या थी। बात समझ में आ रही है? तो फ्रीक्वेंसी में भी हम डाटा यही बना सकते हैं। ठीक है। तो जो बेहतर तरीका है वो यही है कि आप इसे बार ग्राफ से दिखा सकें, और इसके अलावा आप क्या कर सकें, इसको पिक्टोग्राफ से दिखा सकें। पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ, ये दो तरीके हैं इसके लिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्लास इंटरवल की। क्लास इंटरवल वाले में क्या करना होता है आपको, यानी कि आपका कॉन्टिन्यूअस जो सीरीज है, इसमें किस तरह का डाटा बना सकते हो, किस तरह का ग्राफ बना सकते हो। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज में जनरली आपका जो बनता है वो हिस्टोग्राफ बनता है, या हिस्टोग्राम, दोनों बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हैं उसे, हिस्टोग्राफ या हिस्टोग्राम। कंफ्यूज मत होना, कहीं कुछ भी लिखा हो एक ही मतलब समझना। हिस्टोग्राम कैसा बनता है, देखो कंटिन्यूअस सीरीज कैसी होती है, मैं डाटा को दिखा देता हूं, पहचान पाओगे। डाटा ऐसा होता है, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप जानते हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। जहां एक खत्म हो रहा है वहीं दूसरा शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब जब यहां पे वैल्यूज दिखाओगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो 0 से 10 वाला जो है, देखो ध्यान से, 0 से 10 वाले कितने हैं, तो 0 से 10 तक उतनी हाइट रखोगे। 10 से 20 वाले कितने, तो 10 से ही खत्म हो रहा है, 10 पे ही शुरू हो रहा है दूसरा। पिछले में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था जिसकी वजह से हम इसे चिपका के बनाए, लेकिन इसमें कनेक्शन मिल गया जिसकी वजह से हम चिपका के बनाएंगे। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। बात समझ में आई? इसी ग्राफ पे हम यहां पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, बारंबारता बहुभुज। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए क्या करना होता है, ध्यान देना। पहले तो मैं आपको बता देता हूं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है क्या, अलग पेज पे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम तब कहते हैं उसे जब इस तरह का पॉइंट लेते हैं हर जगह और उसको मिला मिला के बनाते हैं। यह आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। इसमें एक्स क्या होता है और एफ, यहां फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं, इसको कैसे लेते हैं, इसको ध्यान से समझना है आपको। ध्यान देना, मैं यहां से बताता हूं आपको क्या करना होता है। अगर हिस्टोग्राम बना के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तब तो इसके मिड पॉइंट ले लो, मिला दो, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। अब यहां पे हिस्टोग्राम मिटाओगे तो आपको क्या दिखेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिखेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट बनाने का तरीका ये है कि ये पॉइंट कहां मिडिल में ले रहे हैं, तो ये 0 से 10 के मिडिल में, यानी कि 5 पे आप इतना दिखा दो, बात खत्म। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक सीरीज ले रहा हूं, 0 से 10, मान लो आपका है 5, 10 से 20 7, और 20 से 30 2, 30 से 40 4, 40 से 50 मान लो है आपका 6। ठीक है, अब इसका हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाते समय आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। पहले 10, 20, 30, 40,
50 ये लेना होगा। यहां पर देखोगे 0 से 10 यानी कि मैं इधर बना लेता हूं 5, इधर 15, बीच का पॉइंट लेना होता है, ध्यान रखना। जैसे यहां पर हमने बीच का पॉइंट लिया था और वहीं पे पॉइंट बना हुआ था, तो यहां पे पॉइंट वैसे ही बनाना है। देखो 5, 15, 25, 35, 45, तो 5 पे आपको दिखाना है 5, ये 5 है, इस पे आपको दिखाना है 5, यहां बना लेता हूं 7 और 6, 3, 1, 2, तो 5 पे कितना दिखाना है आपको 5, यानी कि यहां एक पॉइंट ये बन गया। और फिर 15 पे आपको दिखाना है 15 पे 7, 15 है ये, 15 पे आपको दिखाना है 7। फिर 25 पे, 25 पे आपको दिखाना है 2, 25 पे आपका आ गया 2। 35 पे कितना होगा, 35 पे होगा आपका 4, और 45 पे, 45 पे आपका होगा 6, तो करीब यहां। तो आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसा बनेगा, ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो क्लास इंटरवल में ये दो चीजें बेसिकली बनती है। ठीक है, यानी कि बारंबारता बहुभुज। आगे बढ़े, अब यहां बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, जब पूरी सीरीज के लिए हम सिंगल वैल्यू आपको दे देते हैं तो उसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने अभी अपने मार्क्स का परसेंटेज बताया था थोड़ी देर पहले, तो वो परसेंटेज क्या था आपका, एक सिंगल वैल्यू थी, सिंगल मेजर था, तो उसे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह सकते हैं। ऐसे ही आपने क्लास के बाकी बच्चों के मार्क्स बताए, पहले आपने क्या किया, अपने सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स थे उसका एवरेज किया, अब बाकी बच्चों के मार्क्स बताने के लिए आपने बाकी सारे बच्चों के परसेंटेज का एवरेज किया, और वहां पे बाकी बच्चों के मार्क्स सिंगल वैल्यू में बताया आपने, है ना। दूसरा तरीका, मान लो आप किसी जूते की दुकान पे जाते हो और वहां पे आप अगर जूते खरीदने के लिए मतलब पहुंचते हो और वहां पे आप 10 नंबर के जूते मांगते हो, तो क्या होगा दुकान पे, मालूम है आपको, पॉसिबली क्या होगा, कोने में से निकाल के कोने में से निकाल के देगा, हाँ वो भी धूल उल झाड़ के देगा, ऐसे ही होगा। लेकिन अगर 6-7 नंबर के मांगो तो लगातार वो लाइन लगा के रख देगा, और वो शायद बहुत ज्यादा बिजी भी रहे, 6-7 नंबर जिसको दे रहा है, 8 नंबर उसके साथ बिजी भी रहेगा, उसे पता है ये तो सेल हो ही जाना है, मेरे पास बहुत वैरायटी, और वो वैरायटी रखेगा भी। लेकिन 10 वाला उसे पता है चांस वैसे भी कम रहता है, तो क्या है ना, 10 नंबर वाले थोड़ा सा अगर इधर बिजी है तो उधर थोड़ा कहेगा भैया 1 मिनट बस दिखा रहा हूँ, थोड़ा इधर दिखाओ, अरे बहन जी ये देखिए ये वाला भी है देखिए, अरे देखने का कोई पैसा नहीं है, ठीक है आप देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, जो पसंद है वो लीजिएगा। उसका ये है कि लेडीज का कोई भरोसा नहीं था, 2-4 देख के मूड बदल के चली जाए ना ले, तो क्या पहले ही खोल के रख देता है कि नहीं मूड मत बदलिए, मूड यहीं पे रखिए और आराम से खरीदिए। लेकिन 10 नंबर का वेट इसलिए कराता, उसे भी पता है 10 नंबर का कस्टमर जल्दी कहीं नहीं जाएगा, वो भी थोड़ा वेट कर लेगा, उसे पता है 10 नंबर के जूते कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, वो क्या करता है जूते वाला ये देखता सबसे ज्यादा सेल किसकी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है सेल में, अगर वो सेल को कैलकुलेट करे, जिसकी फ्रीक्वेंसी उसे ज्यादा मिलती है वो वही जूते ज्यादा रखता है। वो ऐसा नहीं करता उनका मीन निकाल लेता है या एवरेज निकाल लेता है, मतलब मीन के थ्रू अरिथमेटिक मीन निकाल के वो नहीं बेचता, क्योंकि अरिथमेटिक मीन अगर पॉइंट में आ गया तो क्या करेगा, वो पॉइंट में तो बेचेगा नहीं, जो वो क्या करेगा वहां मोड ही देखेगा, यानी कि सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू आ रही है वही देखेगा। तो इस तरह मोड का भी यूज यहां पर है। और मीडियन आप जानते हो पोजिशनल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू है ना, जो वैल्यू एकदम मिडिल में आए उसे हम कहते हैं मीडियन। बात समझ में आई, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी हम बेसिकली जो एवरेज पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ लोकेशन जो पढ़ेंगे या मेजर्स ऑफ एवरेज जो पढ़ेंगे, वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे। दो कौन से, ध्यान देना, दो कौन से होंगे, एक आपका मैथमेटिकल एवरेज, क्या होगा, मैथमेटिकल एवरेज, और दूसरा जो होगा आपका वो क्या होगा, पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। जो मैथमेटिकल एवरेज है इसमें कौन कौन से मेजर्स आते हैं, ध्यान देना, इसमें आता है आपका अरिथमेटिक मीन, इसके अलावा इसमें आता है ज्योमेट्रिक मीन, और इसके अलावा इसमें आता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, और पोजिशनल एवरेज में जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, मीन नहीं, मीडियन, मोड, मीन नहीं, मीन तो हो गया ना इधर,
अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन तीनों को ही मीन कहते हैं। ये तीनों ही मीन है, अलग अलग मेजर है मीन का, ये अलग अलग तरीका है। मीन, मीडियन, इसके अलावा आपका होता है क्वार्टाइल, इसके अलावा आपका होता है डिसाइल, इसके अलावा होता है आपका परसेंटाइल। बात समझ में आ रही है? ये आपकी पोजिशनल एवरेज है। तो इन सबको हम पोजिशनल एवरेज में पढ़ेंगे आगे। तो आज की क्लास में बेसिकली जो हम कवर करने जा रहे हैं वो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है? कोई दिक्कत आ रहा है? पूरा नक्शा समझ में कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? चलो तो बात करते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक मीन की। मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज यहां लिखा है, तो जहां पे सिर्फ मीन लिखा हो उसे अरिथमेटिक मीन मान के चलना। कंफ्यूज मत होना कि सर ने मीन लिख दिया तो तीनों ही निकल जाएगा। अभी तीनों नहीं निकलेगा, मैं एक ही निकालूंगा एक बार, ध्यान देना। हाँ, अगर सिर्फ मीन कहीं लिखा है दैट इज अरिथमेटिक मीन। जहां भी आपसे हार्मोनिक मीन पूछना होगा वहां पे हार्मोनिक मीन लिखा होगा साफ साफ। जहां पे ज्योमेट्रिक मीन पूछा होगा वहां ज्योमेट्रिक मीन लिखा होगा। जहां पे सिर्फ मीन लिखा हो या सिर्फ मीन पूछा हो आप उसे अरिथमेटिक मीन ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना? कोई परेशानी इसमें? नो? श्योर हो? पूछना हो तो पूछ लो, बढ़े आगे फिर। यही है, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब ये था सेंटर टेंडेंसी, जो मैंने आपको बताया कि एक एवरेज वैल्यू होती है। वो एवरेज वैल्यू कितनी तरह की होती है? दो कैटेगरी में हम उसे बांटते हैं। एक होता है मैथमेटिकल एवरेज, एक होता है पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में आपका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आता है, और पोजिशनल एवरेज में मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये सब चीजें आती हैं। परसेंटाइल यहाँ टी नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, ठीक है? कोई परेशानी हो तो बताओ। तो बढ़े आगे, तो बात करते हैं मीन की, अरिथमेटिक मीन की। जब भी मीन लिखा होगा उसे अरिथमेटिक मीन बोलेंगे हम, मैंने अभी बताया। और मीन अब निकालेंगे तो हम कितने तरह के डाटा है हमारे पास? एक आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, दूसरा आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है, और तीसरा कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो हम तीनों सीरीज के लिए मीन को समझेंगे, ध्यान से समझना, हम तीनों सीरीज के लिए यहां पर मीन को समझेंगे, ठीक है? पहली सीरीज आपकी इंडिविजुअल सीरीज, तो इसके लिए मीन को समझते हैं। मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप चार दोस्त किसी होटल में खाने गए, किसी दोस्त के पास 1000 रुपए हैं, किसी के पास 200, किसी के पास 800, ठीक है, और किसी के पास 500। अब आपको होटल में जो थाली खानी है वो 600 रुपए प्लेट है। कितने रुपए प्लेट? 600 रुपए। तो आपने देखा कि पर बंदा 600 रुपए लगेगा, लेकिन हमारे पास किसी के पास पैसे कम है, किसी के पास ज्यादा है। तो हमें कैसे पता चले कि हम वो प्लेट खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे हम सभी अगर जाएं तो उसके लिए आप ये देखेंगे आपके पास पर बंदा 600 रुपए से ज्यादा है या 600 रुपए या कम है। अगर आपके पास 600 रुपए या 600 रुपए ज्यादा का एवरेज बनता है तो आप वहां पे खा पाएंगे उस प्लेट को, नहीं तो नहीं खा पाएंगे, ठीक है? तो आपको अपने पैसों को बराबर करके देखना होगा, बराबर बराबर बांट के देखना होगा कि क्या आप उसे खा पाएंगे। बराबर कैसे बांटेंगे उसका तरीका क्या होगा? आप क्या करेंगे, चारों दोस्त मिलकर पहले कहेंगे अपने अपने पैसे दिखाओ भाई कितने हैं, ला के साथ में रखोगे, और फिर कहोगे चारों में दोबारा बांट लेते हैं बराबर बराबर। बात समझ में आई? आप अगर देखते हैं वहां पर 600 रुपए से ज्यादा सबको मिलते हैं तो आप खा पाओगे प्लेट को। तो ये कैसे पता चल रहा है? एवरेज निकाल के। तो इसके लिए जो आपने एवरेज निकाला, क्या किया उस एवरेज को निकालने के लिए? पहले आपने चारों दोस्तों के पैसे को इकट्ठा मिलाया, फिर चारों में बराबर बराबर बांट दिया। यानी कि मीन का यही बेसिक फार्मूला है, ध्यान रखना, और यही फार्मूला रहेगा, इससे मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। कहीं आप सोचो कि अभी सर बदलेंगे, जब सीरीज बदलेंगे तो फार्मूले बदल देंगे, मैं कोई फार्मूला नहीं बदलूंगा, फार्मूला एक ही रहेगा, मेरे फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? यानी कि आपको फाइनली क्या करना है, आपको सबसे पहले जो सीरीज होगी xi, यानी कि x1, x2, x3, x4 और x5, इन सबको आप जोड़ देंगे। कैसे? सिग्मा xi से। जहां पे i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी? 5 तक जाएगी, क्योंकि 5 है यहां पर डाटा। कितना आ गया आप जोड़ के देखो, 8 5 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 आ गया। इसका मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो टोटल है 30, आपने ही मुझे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बताया कि टोटल जो 30 है उसको 5 से डिवाइड करेंगे, और ये आ जाएगा कितना? 6। मीन आ गया 6। तो फार्मूला हमने क्या यूज किया? हमने देखा एक सीरीज थी हमारे पास x, जो कि i यहां पे हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि x की एक ही वैल्यू हो सकती है। xi लिखने का मतलब x1 x2 वो सीरीज आगे तक चलेगी।
उसका हमने क्या किया, सिग्मा लिया। और ये जो आई है कहां तक जा रहा है, यहां पे आई 1 से लेके यहां 5 लिख सकते हो आप, 5 तक जा रहा है ना। और अपॉन में क्या किया आपने, एन, यानी कि 5। क्या किया आपने, 5। तो मीन का आपको नहीं लगता, आपको एक फार्मूला मिल चुका है। फार्मूला क्या होगा आपका, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ये बेसिक सा फार्मूला आपका होना चाहिए, जहां पे आई हमेशा 1 से शुरू होगा और एन तक जाएगा। तो मीन का ये बेसिक सा फार्मूला आपको मिल जाता है। इस फार्मूले को याद रखना, बस यही एक फार्मूला होगा जब तक हम मीन पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला नहीं होगा। होगा तो हम अपने आप हमें पता चल जाएगा क्या करना है। बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकलता है, डाटा को जोड़ो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, है ना। यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ते हैं, मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज के लिए फार्मूले की बात करें। अभी तो सर आपने कहा एक ही फार्मूला होगा, तो ये मतलब इंडिविजुअल, ये डिस्क्रीट सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज शॉर्टकट मेथड है। इंडिविजुअल सीरीज में ही अब हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं, क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, मैं अगर आपसे कहूं ये जो आपको x दिया है, अगर इस x से आप मीन ना निकालो, आप क्या करो, इसमें से कुछ माइनस कर दो, तो होगा क्या पता है आपको। चलो देख लेते हैं। मान लो इस x में से मैं माइनस कर देता हूं, ये जो x आई है इसमें से माइनस कर देता हूं a, और a की वैल्यू ले लेता हूं मैं 4। तो आपको पता है कि यहां पर क्या आएगा, 4, यहां पर 1, यहां पर -2, यहां 2 और यहां 5, यही होगा। इसको अगर हम d मान लेते हैं कि ये d है हमारा, तो di, तो ये कितना आ रहा है di, एक बार जोड़ के बताओ। 4 1 5, 5 2 7, 7 5 12, 12 में से 2 गया 10। ये क्या है आपका, सिग्मा di। कोई डाउट। तो अगर मैं यहां पे सिग्मा di को जोड़ूं, अगर मैं सिग्मा di लूं सिग्मा xi की जगह, मैं इसको जोड़ने के बजाय इसको जोड़ रहा हूं, और डिवाइड बाय 5 लिखूं, डिवाइड बाय क्या लिखूं, या कह लो इसे n। तो यहां पे हमारे पास ये कितना आएगा, 10/5, और आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये आंसर ठीक है। एक्चुअल में इस डाटा का जो मीन था वो 6 था, हमने क्या किया, 4 सब में से कम किया, तो क्या फर्क पड़ा यहाँ पे, मीन में से उसमें से 4 कम हो गया, है ना। तो अगर हमें रियल मीन नहीं चाहिए तो पहले का, तो फिर तो हमारा मीन यही है। बस आपसे ये पूछूं मीन कितना कम हुआ, आप कह दोगे 4 कम हो गया। लेकिन मैं कहूं कि ऐसा करने के बाद भी ओरिजिनल मीन पता लगाओ कि ओरिजिनल मीन क्या था, पहले क्या था, जो ओरिजिनल डाटा था उसका मीन क्या है। तो आप कहोगे ओरिजिनल मीन तो 6 है, लेकिन पता कैसे चलेगा। यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको ये देखना आपने माइनस कितना किया था, कितना माइनस किया था, 4। तो एवरेज भी 4 से ही कम हो गया होगा, क्योंकि 4 आपने एक बार कम नहीं किया, 4 यहां भी कम किया, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी 20, यानी कि 20 कम किया आपने टोटल। तो 20/5 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, 20/5 कितना होता है, 4, यानी कि एवरेज भी 4 ही कम हुआ। ठीक है। तो आपने जो भी घटाया है यहां पे बस वही जोड़ दो, आपका वापस पुराना ओरिजिनल मीन आ जाएगा। तो वो हो गया आपका 4, यहां पे जोड़ दो और देखो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि माइनस करने के बाद भी आप नए सीरीज की डाटा को जोड़ रहे हो, उसके बावजूद भी आंसर पुराना ही आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, खाली कि आपको वो प्लस करना पड़ा जो माइनस किया है आपने। तो फार्मूला कुछ नहीं चेंज हुआ, आपने माइनस किया था तो प्लस तो करना ही पड़ेगा। फार्मूला तब भी वही है कि आप टोटल को जोड़ के नंबर से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर रहे हो, क्या कुछ बदला। ठीक है। तो यहां पे फार्मूले में आपको नहीं लगता कि A+ हो जाना चाहिए, बस इतनी सी बात। अब प्रॉब्लम ये कि आपको पता कैसे चले सर कब A+ करना है, जब आप माइनस करोगे, नहीं करोगे तो बात ही खत्म। यानी कि जहां माइनस करना पड़ा वहां उसे प्लस करके ठीक करो, क्योंकि माइनस करने से आपका आंसर गलत हो रहा था और आपको आंसर चाहिए ओरिजिनल। क्लियर है। चलो, तो इसके बाद बात करें आगे। बात करें स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड को समझने के लिए मैं आपको एक बात और बताता हूं कि अगर डाटा में, आप किसी डाटा में, जैसे मान लो आपके पास जो डाटा था 8 5 2 6 9 था, 8 5 2 6 9 था, ठीक है, ये आपका था xi। अगर मैं आपसे कहूं इस बार xi को क्या करो, डिवाइड कर दो किसी से, क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं xi को डिवाइड कर देता हूं 2 से और एक नई सीरीज निकालता हूं, तो आप बताओगे इधर क्या आएगा, 4, इधर 2.5, 1 3 4.5, और इसका सम कितना आ रहा है,
4 2 6, 6 5 11, 12, 12 3 15, 15 और 15 का एवरेज कितना आएगा आपको पता है? 15 का जो एवरेज आएगा वो आएगा 3। तो प्रॉब्लम क्या हुई? मीन इसका क्या होना चाहिए था? 6 होना चाहिए था, लेकिन अब मैंने पूरे डाटा को डिवाइड कर दिया 2 से, तो मीन क्या हो गया? 2 से डिवाइड हो गया। आप देखेंगे 6 था 3 हो गया। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट आप घर से अपनी तरफ से करके देख सकते हैं, और डिफरेंट नंबर से इसी सीरीज को डिवाइड करके या कोई अलग सीरीज लेकर उसमें ऐसा काम करके। तो आपको नहीं लगता अगर मुझे रियल में मीन चाहिए, असली जो मीन है वो अगर चाहिए, तो आपने जो सिग्मा लिया किसका लिया था आपने? xi अपॉन 2 लिख दो यहाँ पे, या तो फिर से d लिख दो। पिछली बार d लिखा था, इस बार इसे d डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो d डैश अपॉन अगर आप n लिखते हो तो आपको लिखता मल्टीप्लाई में आपको एक नंबर लिख देना चाहिए, मल्टीप्लाई में c, और मल्टीप्लाई में वो कौन सा नंबर है? c आपका 2, और वो मल्टीप्लाई में लिखने के बाद आपका वही आंसर आ जाएगा। यानी कि ओरिजिनल आंसर अगर आपको डिवाइड करके लाना है तो ये तरीका है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये हम माइनस डिवाइड कर क्यों रहे हैं? जरूरत क्या है खामखा कैलकुलेशन बढ़ाने की, है ना? मुद्दा तो ये भी है ना, प्रॉब्लम तो ये भी कि हम क्यों बढ़ाएं डाटा को? हम मुश्किल क्यों बना रहे हैं? डाटा को हम बढ़ा क्यों रहे हैं? डाटा को तो हमें छोटा करना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसको समझने के लिए। इधर देखो, इसमें आपको करना है क्वेश्चन, इस बार बिल्कुल ध्यान से देखो, इसको हाथ के हाथ नोट करना शुरू कर देना। देखो 998.2, 997.7, और ये 998.1, और ये 998। इसका आपको मीन निकालना है, इसका मीन आपको कैलकुलेट करना है। जल्दी से आप कैलकुलेट करो, इसका मीन आप जल्दी से कैलकुलेट करें। नाइन 998 देख लेते हैं, श्योर हो? कैसे? ठीक है, अगर डाटा में गैप में और बढ़ा दूं तो करना पड़ जाएगा। चलो ठीक है, चलो मैं इसको कर देता हूं 5। अब करना पड़ेगा, लास्ट वाला 5 कर लेना सभी। चलो देखो मैं करवा देता हूं, 997.6। मुझे लगता है काफी टाइम लग रहा है। बाकी एक आंसर आ गया 997.6, एक आंसर आया है, बाकी देख लेते हैं। मैं क्या करूंगा, मुझे लग रहा है डाटा थोड़ा सा टफ है कैलकुलेट करना, या और उटपटांग डाटा भी हो सकता है। मैं 95 सब में से माइनस कर देता हूं, मुझे पता 995 माइनस कर देता हूं, तो क्या होगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3.2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2.7, और यहाँ पर 3.1, और यहाँ पर 0। 995 माइनस किया सब में से। अब इसका मैं टोटल ले लेता हूं। देखो कोई किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, और ना आपको पड़ेगी, ना आपको यूज करना है फार्मूला। 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 और ये 1 13, टोटल हो गया 13। आपको क्या करना है? 13/5 लिखना है, एवरेज इसी का निकाल देना और आंसर आ जाएगा। तो 13/5 कैसे आंसर आएगा देखते हैं अभी कैसे आएगा। 5 2 नहीं 10, 3, फिर 5 6 30, ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको पता है आंसर गलत है, क्यों? आपने कुछ माइनस कर रखा था, लेकिन आपको ये तो पता ना जो माइनस किया मीन उतना ही कम आ रहा होगा, तो आप वही जोड़ दो जो माइनस किया। आप क्या करो इसमें 997 पॉइंट माइनस क्या था? 995, ठीक है 995 यहाँ प्लस कर दो, तो यहाँ पे भी 995 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा किसमें? 2.6 में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 997.6। तो इस तरीके से करना, इतना टाइम नहीं लगाना कि आप इस पूरे डाटा को कैलकुलेट करते रहो। तो ये यूज है इसका माइनस करने का। तो कई बार आपके पास डाटा इस फॉर्म में होगा कि आप उसे माइनस करके छोटा करें,
और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं, कई बार डायरेक्ट करने के लिए कह देता है, तो आप इसका यूज जरूर करें, कई बार ओरली आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। आप बस ये देखिए ना, माइनस करने के बाद यहाँ क्या बच रहा है, आप जोड़ते जाइए, 4 जोड़िए, फिर यहाँ 3.2 में जोड़ लिए, ओरली जोड़ के डिवाइड करिए और लास्ट में 9 और 5 में जोड़ दीजिए। एक कैलकुलेशन करना है पेज पे, छोटे से कैलकुलेशन में काम खत्म। यहां तक कि डाटा भी लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चीजें समझना इस तरीके से कि आसान हो जाए। आपने कोई फार्मूला यहां लिखा कि फार्मूले में हमें ए लगाना था, डी लगाना था, कुछ ऐसा सोचा आपने? नहीं। क्यों? आपको इतना पता था एवरेज लेना है, माइनस करने बाद का एवरेज लिया तो हमें वो प्लस करके ठीक कर देना, माइनस क्या किया वो आपको मालूम, बात खत्म। यानी कि फार्मूला सिर्फ ये याद रखना है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, खत्म। फार्मूला इतना ही है। कोई डाउट? डिवाइड का भी रूल पता लग गया आपको? डिवाइड कब आता है, मैं आपको डिवाइड का भी एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे डाटा आपके पास है, मान लो 15, 25, 35, 45 और 55, और फ्रीक्वेंसी आपके पास 17, 22, 27, 19, 31। ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। हालांकि फ्रीक्वेंसी वाला आपने नहीं पढ़ा अभी, और ये है आपका एक्स मान लो। तो आपको पता है इसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके डाटा को उसका सम लेना होता है, क्योंकि 15 एक बार नहीं है, 17 बार है 15, तो 15 15 15 17 बार जोड़ोगे ना, तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई और यहां भी मल्टीप्लाई। तो ये कैलकुलेशन कितनी बड़ी होगी आपके लिए? बहुत खतरनाक होगी। मेरे पास एक तरीका यह है कि मुझे पता है कि अगर इस नंबर को किसी से डिवाइड कर दूं तो ये आसान हो सकता है। किससे? मुझे लगता है 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। मैक्सिमम आपको 11 से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी होता आपकी टेबल से ही हो जाए। साथ ही साथ कुछ माइनस कर दे पहले तो और आसान। जैसे मान लो मैं 35 माइनस कर दूं, ध्यान से देखना। तो अगर मैं डी निकालने के लिए यहां से क्या कर दूं, 35 माइनस कर दूं, तो 15 में से 35 गया, यहां -10, यहां 0, यहां 1, 10, यहां 20। अब क्या करूं मैं, 10 से डिवाइड कर दूं। देखो 10 से डिवाइड हो पा रहा है, 10 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दस से डिवाइड करूंगा तो -2, -1, 0, 1, 2। आपको नहीं लगता अब ये कैलकुलेट करना और आसान हो गया? अब इस फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। आप पहले इसको करते मल्टीप्लाई, एक्स की सीरीज आपने चेंज कर ली है, अब उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका सम लेंगे, और मुझे लगता है काफी आसान हो गया। आपको सिर्फ इसका डबल करना है, इसका सिंगल ही रखना है माइनस करके, और बस लास्ट में एक छोटी सी कैलकुलेशन प्लस माइनस की कर देनी है, जो कि आसान होती है। और उसके बाद आपको डिवाइड किससे करना होगा, इस टोटल फ्रीक्वेंसी से, जो वो भी आसान होगा। और अलग से आपको क्या करना है, आपको जो फार्मूला होगा, देखो आपको समझ में आ गया होगा अब तक। इधर देखो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, आप a प्लस करोगे क्योंकि आपने माइनस किया है, ठीक है। फिर आपने लिया क्या है, सीरीज कौन सी ली है, डी डैश वाली, तो डी डैश का आपने सिग्मा लिया था, इसलिए आपको सारी कहानी करनी पड़ रही है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, यानी कि सी लिख लो। यानी कि फार्मूला अपने आप समझ में आ गया, आपको ये करना है। फार्मूला ये लगाने की वजह, आपने डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई करके ठीक होगा, माइनस किया तो प्लस करके ठीक होगा, एक बेसिक सी बात है। तो यही आपकी स्टेप डेविएशन, मतलब यही आपका स्टेप डेविएशन मेथड है। इसमें क्या करना होता है, आप दोनों काम करते हो, माइनस भी और डिवाइड भी, माइनस और डिवाइड दोनों। अच्छा एक बात और ध्यान देना, जैसे मैंने माइनस किया तो मीन माइनस हो गया, अगर मैं कोई वैल्यू प्लस करूं ना सब डाटा के पूरे सीरीज में, तो मीन उतना ही बढ़ जाएगा, बाद में उस माइनस। लेकिन ऐसा कुछ हम करते नहीं, बढ़ाएंगे क्यों काम का कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरा मतलब समझाने का सिर्फ ये है कि अगर कोई वैल्यू माइनस करके नई सीरीज बनाते हो उसका मीन कम हो जाएगा, और प्लस करके नई सीरीज बनाते हो तो उसका मीन बढ़ जाएगा, नई वाली सीरीज का मीन बढ़ा हुआ होगा। मल्टीप्लाई करते हो तो मीन उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करते हो तो मीन उतना ही डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, नहीं आई? इसको कहते हैं हम चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है आप प्लस या माइनस करके ओरिजिन से, जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे चेंज करते हो, डेविएट कर देते हो, लेफ्ट या राइट चले जाते हो।